दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सेल 365 के एक नए फंक्शन चूज रोज फंक्शन को सीखेंगे। चूज रोज फंक्शन का सिंटेक्स समझेंगे, स्पिल क्या होता है वो समझेंगे। चूज रोज फंक्शन का इस्तेमाल जब हम दूसरे फंक्शंस के साथ करते हैं तो किस तरह से हम अपनी डेटा एक्सट्रैक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं वो समझेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल ए कुमार सुमित पर, जहां पर आपको मिलती है ढेर सारी लर्निंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और खूब सारा मोटिवेशन। चलिए पहले हम चूज रोज फंक्शन के सिंटेक्स को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए अभी हमारे पास जो एग्जांपल डेटा है इसमें हमें एम्प्लॉइज की टोटल 12 महीने का इंसेंटिव अमाउंट दे रखा है। यहां पर हमें एम्प्लॉय कोड दे रखा है, एम्प्लॉय नेम दे रखा है और यहां पर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का इनका इंसेंटिव अमाउंट दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हमें केवल ये डेटा चाहिए, सुमित का डेटा चाहिए और आशीष का डेटा चाहिए। तो यहां पर हम चूज रोज फंक्शन का इस्तेमाल कुछ इस तरह से करेंगे। हम लिखेंगे चूज रोज, फंक्शन के सिंटेक्स का फर्स्ट आर्गुमेंट है अपनी डेटा रेंज यानी कि एरे। तो हमने यहां पर अपनी डेटा रेंज दे दी A1 से लेकर N14 तक डेटा रेंज दे दी। अब यहां पर कॉमा लगाएंगे, अब हमें इसे बताना है कि हमें इस दी हुई डेटा रेंज में से कौन कौन सी रोज चाहिए। तो पहले हम फर्स्ट रो ले लेते हैं जो हेडिंग रो है, तो 1 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब कौन सी रो चाहिए, हमें सुमित का डेटा चाहिए, ये कौन सी रो पर आ रहा है, फोर्थ रो पर आ रहा है, तो 4 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब कौन सी रो नंबर चाहिए, अब हमें यहां पर आशीष का डेटा चाहिए जो 8th रो नंबर पर आ रहा है, तो यहां पर 8 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, सिंटेक्स क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और देखिए हमारे डेटा में से केवल और केवल सुमित और आशीष का डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब मान लीजिए डेटा एक्सट्रैक्ट करते समय हम ये चाहते हैं कि जो आशीष का डेटा है वो पहले आए और सुमित का डेटा बाद में आए। तो यहां पर हम रो नंबर देते समय अपने फॉर्मूला के सिंटेक्स में पहले आशीष वाली रो नंबर लिख देंगे और फिर सुमित वाली रो नंबर लिख देंगे, यानी कि जो रो हमें पहले चाहिए इस सीक्वेंस में उसे लिख देंगे। पहले हमें पहली रो चाहिए, फिर 8th रो, फिर 4th रो। अब एंटर प्रेस करेंगे तो देखो पहले आशीष की रो आ गई और फिर सुमित की रो आ गई। यानी कि चूज रोज फंक्शन का इस्तेमाल करके हम अपने डेटा रेंज में से जौन सी रोज का डेटा हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं और उन में रोज को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। जौन सी रो पहले चाहिए हम वो यहां पर ले सकते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब एक बात यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। देखो जब हमने अपना चूज रोज फंक्शन लिखा था, चूज रोज, और फंक्शन के सिंटेक्स में डेटा रेंज दी थी, तो हमने सेलेक्ट करी थी A1 से डेटा रेंज। अब यहां पर जो हमारी डेटा रेंज की फर्स्ट रो है वो वर्कशीट की भी फर्स्ट रो है। सुमित कौन सी रो नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4, और वर्कशीट में भी ये फोर्थ रो है। आशीष कौन सी रो पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वर्कशीट की भी 8th रो है। अब अगर मान लीजिए मैंने डेटा रेंज यहां से दी होती, सेल A2 से स्टार्ट करी होती, तो अब मेरी डेटा रेंज जो है उसमें फर्स्ट रो कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। लेकिन ये वर्कशीट की कौन सी रो है, दूसरी रो है। अब सुमित का डेटा कहां पर आ रहा है, 1 2 और 3, थर्ड रो में आ रहा है। लेकिन वर्कशीट की ये कौन सी रो है, फोर्थ रो है। तो अगर मुझे सुमित का डेटा चाहिए तो कॉमा लगा के मैं यहां पर 4 नहीं लिखूंगा। ठीक है, अगर मैंने यहां पर 4 लिख दिया और एंटर प्रेस किया तो देखो मेरे पास सुमित का डेटा नहीं आया, मेरे पास किसका डेटा आ गया, अमित का डेटा आ गया। कारण क्या है, जो मैंने डेटा रेंज दी थी उसके हिसाब से ये चौथी रो अमित वाली बनती है, सुमित वाली रो तो तीसरी रो है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब हम रो नंबर दें वर्कशीट के हिसाब से नहीं, दी हुई डेटा रेंज के हिसाब से रो नंबर देना है। तो यहां पर दी हुई डेटा रेंज के हिसाब से सुमित की रो नंबर कौन सी बनती है, 3, तो यहां पर मैं 3 नंबर दूंगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से आपको चूज रोज फंक्शन लिखकर दिखाता हूं जैसे हमने पहले लिखा था। डेटा रेंज दे दी हमने, ठीक है, उसके बाद 1 4 और 8 ये रोज हमने निकाली थी। ठीक है, रीअरेंजमेंट हमने सीख लिया, सिंटेक्स सीख लिया, और यहां पर रो नंबर देते समय क्या सावधानी बरतनी है वो भी देख लिया। अब यहां पर एक और चीज देख लो कि चूज रोज का जो फंक्शन है वो मैंने लिखा है सेल A1 में, लेकिन
इसका जो रिजल्ट है वो इन सेल्स में स्पिल हो गया है, तो इसे कहते हैं स्पिल फंक्शन। यानी कि अगर ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका रिजल्ट उसके नेबरिंग सेल्स में स्पिल होता हो, तो वहां पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप देख सकते हैं कि इस सेल को जब मैंने एक्टिवेट किया तो यहां पर फॉर्मूला बार में एक्टिवेट हो रखा है हमारा फॉर्मूला, लेकिन इस सेल में जैसे ही मैं जाता हूं, इन सेल्स में आता हूं, तो देखो फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला ग्रे आउट हो गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो केवल इस सेल में है, इन सेल्स में तो इस फॉर्मूला का केवल और केवल रिजल्ट स्पिल हुआ है। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर ध्यान यह देना है कि मान लो जिस सेल में फॉर्मूला लिखा आ रहा है, अगर मैंने केवल इस सेल को कॉपी पेस्ट स्पेशल कर दिया इस तरह से, तो यह स्पिल एरर हो जाएगा। अगर मुझे कॉपी पेस्ट स्पेशल करनी ही है अपनी वैल्यूज को, तो इस फॉर्मूला का जो रिजल्ट है, जहां जहां जिन जिन सेल्स में इसका रिजल्ट स्पिल हुआ है, उन सभी को कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू करना होगा। एक बात तो ये हो गई ध्यान। दूसरी चीज, अगर मैंने जिन सेल्स में इनका रिजल्ट स्पिल हुआ है इस फंक्शन का, उसमें कोई भी चेंज कर दिया, मान लो यहां पर मैंने लिख दिया जनवरी अमाउंट, टोटल लिख दिया, ठीक है, पूरा अमाउंट लिख दिया, एंटर प्रेस किया, तो देखो ये स्पिल एरर दे देगा। तो यानी कि आप मैन्युअली इसमें कोई भी चेंज ना करें। ठीक है, अगर मैन्युअली चेंज करना है तो पहले कॉपी पेस्ट स्पेशल कर लो। दूसरी चीज, अगर फंक्शन को लिखने से पहले मान लो यहां पर कुछ लिखा हुआ है, अब मैं यहां पर चूज रोज फंक्शन लिखता हूं फिर से। ठीक है, यहां पर मैंने ये डेटा रेंज दे दी, ठीक है, कॉमा 1, कॉमा 4, कॉमा 8, एंटर प्रेस किया, देखो ये स्पिल एरर दे रहा है। कारण क्या है? अब देखो फॉर्मूला जहां पर लिखा है उस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, एक्टिवेट किया, तो ये एक बॉर्डर बनाकर दे रहा है। ये बॉर्डर देख रहे हैं आप? बॉर्डर बनाकर ये क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका जो रिजल्ट स्पिल होगा वो इन सेल्स में स्पिल होगा, जहां तक ये बॉर्डर दे रहा है। A1 से लेकर A2, A3, B1, 2, 3, C1, 2, 3, तो A1 से लेकर के ये यहां तक N3 तक इसका रिजल्ट स्पिल होगा। यानी कि जिन जिन सेल्स में इसका रिजल्ट स्पिल होगा, ये उन सेल्स तक का बॉर्डर बनाकर हमें दे रहा है और कह रहा है कि अगर यहां तक इस स्पिल रीजन तक कोई भी सेल अगर ऐसा है जो एम्प्टी नहीं है, जैसे ये सेल एम्प्टी नहीं है, तो इसका रिजल्ट स्पिल नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये हमें स्पिल एरर दे रहा है। तो यहां पर पहले हमें इस सेल को एम्प्टी करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट कर दिया, अब देखो रिजल्ट स्पिल हो गया है। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका रिजल्ट स्पिल होता हो नेबरिंग सेल्स में, तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब देखो यहां पर एक दिक्कत क्या थी, हमें यहां पर रो नंबर हमने मैन्युअली लिखा था, 1 2 3 4 काउंट किया था, है ना? अब अगर ये डेटा मान लो यहां पर कहीं है, ठीक है, यहां पर है डेटा, ठीक है ना, या फिर डेटा मान लो यहां पर है, यहां से शुरू हो रहा है, या बीच में कहीं शुरू हो रहा है, या मैंने डेटा रेंज बीच में कहीं से लेनी है, तो क्या मैं बार बार इसको रो नंबर देते समय मैन्युअली काउंट करूंगा कि मेरी जो मन चाही रो है, जोन सी रो का डेटा मैं निकालना चाहता हूं वो कौन से नंबर पर आ रही है, 1 2 3 4, मैं ऐसे मैन्युअली काउंट करूंगा तो मेरे लिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। यहां पर हम चूज रोज फंक्शन में मैच फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने घंटों के काम को सेकंड में कैसे कर सकते हैं और डेटा एक्सट्रैक्शन को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, अब वो देखिए। मान लेते हैं कि हमें यहां पर इन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, ठीक है, हम यहां पे मान लेते हैं ये कुछ एम्प्लॉयज का डेटा डिलीट कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ इन 3 एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिनका एम्प्लॉय कोड ये है। तो यहां पर अपना चूज रोज फंक्शन लिखते हैं, चूज रोज, ठीक है। अब यहां पर हम अपनी डेटा रेंज दे देते हैं, ठीक है। अब डेटा रेंज देते समय एक बात ध्यान रखना, यहां पर हमें ये वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं करना है। कारण क्या है? यहां पर ये कॉलम ऑलरेडी आ रहा है ना, तो हमें ये वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं करना, हमें अपनी डेटा रेंज देते समय यहां से अपनी डेटा रेंज देनी है। अब यहां से डेटा रेंज देनी है, ये वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं करना है। समझ में आ गई बात? और इसे फिक्स कर लेना है, एब्सोल्यूट बना लेना है, ठीक है। कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद अब रो नंबर देने के लिए मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है, मैच फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, मैच फंक्शन कैसे काम करता है, इसकी मैंने पहले से 2 वीडियोस बना रखी हैं, जिसे आप इस आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक आपके लिए दे दूंगा, तो जिसे आप देखकर मैच फंक्शन को पूरा अच्छे से स्क्रैच से समझ सकते हैं। यहां पर हम मैच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे अपनी रो नंबर को देने के लिए। कैसे? मैच फंक्शन में सबसे पहले हमें क्या देना है, लुकअप वैल्यू। तो किसे लुकअप करना है, A1 को। इसे ढूंढ कर दिखाओ, कहां ढूंढना है। अब ध्यान रखना, यहां पर हम इसे फिक्स नहीं करेंगे, A1 को कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे कहां ढूंढना है, यहां ढूंढना है, इस रेंज में ढूंढना है। ये फर्स्ट कॉलम, अपनी डेटा का फर्स्ट कॉलम ये सेलेक्ट कर लो, ठीक है, इस रेंज में ढूंढना है। इसे फिक्स कर दो, एब्सोल्यूट कर दो, डॉलर लगा करके, कॉमा लगाओ। मैच टाइप कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, तो 0 की वैल्यू दे दो। फंक्शन क्लोज कर दो, हमने अपना मैच फंक्शन क्लोज कर दिया है, ठीक है, देख रहे हैं आप, ये मैच फंक्शन क्लोज कर दिया है। अब हमें अपना चूज रोज का फंक्शन क्लोज करना है, तो एक और ब्रैकेट दो, यहां पर एक और क्लोज ब्रैकेट कर दिया, ठीक है, एंटर प्रेस किया। देखो हमारे सामने इंप्लॉय कोड वाली रो ढूंढ करके इसने इंप्लॉय कोड की रो हमारे सामने दे दी है, देख रहे हैं आप, क्लियर हो गई। अब हमें इस इंप्लॉय कोड का, इस इंप्लॉय कोड का, इस इंप्लॉय कोड का डेटा चाहिए, तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपने ये जो फॉर्मूला लिखा था इसे नीचे तक ड्रैग कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, और देखो इस इंप्लॉय कोड का डेटा आ गया, इस इंप्लॉय कोड का डेटा आ गया, इस इंप्लॉय कोड का डेटा आ गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैच फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए क्या ध्यान रखना है, आपने जो डेटा रेंज है उसे फिक्स कर देना है, ताकि जब नीचे कॉपी करो तो ये डेटा रेंज ना बदले। और यहां पर सेल रेफरेंस A1 को फिक्स नहीं करना है, ताकि जब नीचे आओ तो ये A1 से A2 हो जाए, फिर A3 हो जाए, फिर A4 हो जाए। और ये जो हमारी डेटा रेंज थी, यहां पर लुकअप एरे थी, इसे भी फिक्स कर देना है, ताकि जब नीचे कॉपी हो फॉर्मूला तो वो हिले नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई किस तरह से हम चूज रोज फंक्शन में मैच फंक्शन का इस्तेमाल करके अपनी डेटा एक्सट्रैक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं, और घंटों के काम को सेकंडों में कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चूज रोज फंक्शन का सिंटेक्स देख लिया, चूज रोज फंक्शन में रीअरेंज कैसे कर सकते हैं रोज को, वो देख लिया, ठीक है। चूज रोज फंक्शन में हमें रो नंबर देते समय किन बातों का ध्यान रखना है वो देख लिया। स्पिल फंक्शन है, तो स्पिल जब होता है इसका रिजल्ट, तो वहां पर हमें 2-3 बातों का क्या ध्यान रखना है वो भी देख लिया। चूज रोज फंक्शन में मैच फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो भी देख लिया। अब मुझे लगता है कि आपको चूज रोज फंक्शन अच्छे से आ गया होगा, और हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि चूज रोज फंक्शन को और किन किन फंक्शंस के साथ हम इस्तेमाल करके अपने घंटों के काम को सेकंडों में कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। आपके लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ए कुमार सुमित पर एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।